जो ब्राह्मणवाद को ध्वस्त कर दे। इसलिए पढ़े लिखे तबके को और खास तौर पे ओबीसी तबके को बार बार मेरा अनुरोध है, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मान्यवर कांशीराम की चमचा योग, गुलामगिरी, ईवी रामास्वामी पेरियार, लोहिया, हिंदू बनाम हिंदू पढ़िए, ब्राह्मणवाद से लड़िए, वरना आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। और फिर उस समय जब वो इतनी हिम्मत कर पाए, हम आज इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। हम अपने बचने का रास्ते निकालते हैं कि नहीं, हमारा समाज तैयार नहीं है। भाई समाज तो पेरियार के समय भी तैयार नहीं था, समाज तो ज्योतिबा फूले के समय भी तैयार नहीं था, समाज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय भी नहीं था। तो ये जब चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ये काम करते हैं, तब तो वो समाज और ज्यादा मुश्किल में था। लेकिन जब उस समय वो हिम्मत कर पाते हैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाने की, तो हम अपने बचने के लिए दरअसल एक बौद्धिक छलावा करते हैं अपनी पीढ़ियों के साथ। जिन दो शख्सियतों पर बात करने जा रहे हैं वे हैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई जी। ललई जी को उत्तर भारत का पेरियार क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम आपने सुना है? अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, तो क्या आपने इन्हें कभी पढ़ा है? अगर आपने सामाजिक न्याय की बात कभी सुनी हो, पढ़ी हो या इसमें रुचि रखते हो, तो क्या आपने सामाजिक न्याय की इस बातचीत के दायरे में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई के बारे में कभी पढ़ने और सुनने की कोशिश की? अब इस सवाल के आगे मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। क्या आइडिया ऑफ इंडिया के पूरे कॉन्सेप्ट में जो आपको तालीम मिले, जो आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसमें इन दो शख्सियतों का नाम कभी आपने सुना? अपने परिवार में, अपने अकादमिक संस्थानों में और आप खुद अपने अध्ययन के दायरे में क्या आपने इन पर कुछ पढ़ा है? पेरियार ललई सिंह, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। इस कोरोना की महामारी में जब हम बात करते हैं, और इस बात को उतने दावे से नहीं कहा जा रहा जितने दावे से कहना चाहिए कि भारत के अब तक के इतिहास में जातीय दमन, शोषण, विषमता की मार सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो वो बहुजन समाज है, यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमानदा और महिलाएं। आज भी जब कोरोना के चलते पलायन हो रहा है तो सबसे ज्यादा किस जाति के लोग सड़कों पर अपने जीवन की गरिमा को ध्वस्त होता हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसा कुछ जी रहे हैं जो शायद दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है। लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है। जैसे ही जाति का सवाल सामने आता है, जैसे ही जाति का जिक्र होता है, अकादमिक संस्थानों से लेकर के हमारे आपके आसपास एक अजीब से पूर्वाग्रही चेतना काम करने लगती है। ऐसे दौर में क्यों न जाति पर बात की जाए, क्यों न खोजा जाए उन पहचानों को, उन नायकों को जिनके बिना मैं दावे से कह सकता हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया अधूरा है, आइडिया ऑफ इंडिया एकांगी है, इतिहास लेखन अधूरा है, एकांगी है। और हमेशा ये थोपा गया विचार है कि विजेताओं का इतिहास पढ़ने पढ़ाने को दिया जाता है। ऐसे में वह इतिहास हाशिए पर ढकेला जाता, सायास उपेक्षित किया जाता है जो शायद क्रांतिकारी हो, जो एक बहुत बड़े तबके के भीतर
आमूल चूल परिवर्तन पैदा करने वाला एक एक विचार रखता हो, लेकिन जो सत्ता की हेजमनी है, जो नहीं चाहता कि इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक विचार एक बराबरी का समाज बना पाए, इसलिए जिसकी हेजमनी होती है वह इस तरह के विचारों और नायकों को इतिहास की पुस्तकों से बेदखल करता है और हमें सिलेबस में नहीं जानने देता कि कौन थे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कौन थे पेरियार ललई सिंह यादव। लेकिन यह साजिश हमें समझ में आती है कि जो लोग सत्ता में अपनी हेजमनी बनाए रखना चाहते हैं, जो जाति के नाम पर सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, सत्ता संसाधन और हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा जिनका अवैध कब्जा है, वो एक समानता का समाज नहीं बनाना चाहते। इसलिए वह नहीं चाहेंगे कि पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इन सारे अनगिनत नामों पर आने वाली पीढ़ियां विचार करें, इनके लेखों को पढ़ें और फिर यह सवाल पूछें कि यह अन्याय हमारे साथ क्यों किया गया। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, जो लोग सामाजिक न्याय की वैचारिकी को पढ़ते, समझते और उसके आधार पर लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, कि आप अपने से पूछें, हमने कितना पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में पढ़ा। शायद हमारे किताबों के ड्रॉअर में इन पर कोई किताब न हो, और मैं खुद अपनी सीमा ये मानता हूं कि जब मैं सामाजिक न्याय की पाठशाला के तहत, जब मैं अंबेडकर, लोहिया, कांशीराम और शुरुआत से लेकर के जब हमने भगत सिंह की बात की, हमने उसके पहले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार और तमाम नायकों पर बात की, तो शायद कुछ लेखनी हमारे पास मिली, हमें जीवनी पढ़ने को मिली, हमें उनके लेखों को पढ़ने को मिला। लेकिन जब मैंने खोजा और उसी पढ़ने के दरमियान यह बात बार बार आई कि कुछ नाम तो ऐसे हैं जो इतने जरूरी हैं जिन पर लेख किताबें नहीं मिली, और मेरे पास पेरियार ललई सिंह की एक किताब किसी तरह से इस कोरोना काल में मिल पाई, जो सम्यक प्रकाशन से निकली है, कवि नरेश बाबू बौद्ध। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की मैं कोई किताब नहीं खोज पाया, तो मैंने इंटरनेट से जितना मटेरियल खोज सकता था उसको पढ़ा। पेरियार पर किताबें नहीं मिली तो इंटरनेट से कुछ चीजें मिली। हमारे एक मित्र हैं धर्मवीर, वो पेरियार पर विस्तार में काम कर रहे हैं, पेरियार ललई सिंह यादव पर। बहुत जल्दी उनका काम प्रकाशित होने वाला है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर कमल भारती जी ने, जो हिंदी के एक जाने माने आलोचक हैं, उनका 1400 से ज्यादा खंडों में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली 2017 में प्रकाशित है। उसके कुछ चीजें, कुछ लेख इसमें मिले। तो अब मैं दूसरे सवाल पर आकर के अपनी बात शुरू करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के पास चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मैं अगले 10वें भाग में रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा पे बात करूंगा और उनकी ग्रंथावलियां प्रकाशित हैं, उनके जरिए बात करूंगा। लेकिन आज इस दुख के साथ कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, काम नहीं किया गया, और मैं फिर से साधुवाद दूंगा उन नए शोधार्थियों को जो लोग इस पर मेहनत से काम कर रहे हैं, और जल्दी ही धर्मवीर अपनी ललई यादव पर जो उनकी पूरी ग्रंथावली है, विस्तृत बृहद ग्रंथावली, बहुत मेहनत की है और वो हमारे बीच में होगी। तो बातचीत शुरू करते हैं और दूसरे सवाल से कि बार बार सामाजिक न्याय की वैचारिकी में जो एक जगह जहां मैं सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस करता हूं वह है पिछड़ा समाज, जिसे संविधान बनने के बाद आर्टिकल 340 में यह सुविधा दी गई कि एक ऐसा समूह है जातियों का जो इस पूरी सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में बहुत पिछड़ गया, लेकिन जिसके साथ अछूत होने की वंचना नहीं थी, और वो पिछड़ी जातियां, और उनके ऊपर खोज के लिए पहले काका कालेलकर कमेटी बनाई गई
और उसके बाद मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन के बाद उन 3,000 3,500 जातियों को एक साथ एक अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के साथ, बार बार कहता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया में मेरा मानना, मेरा अध्ययन बार बार इसको काउंटर करने की कोशिश करता है कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया कितना अधूरा है। और उस आइडिया ऑफ इंडिया में अन्य पिछड़े वर्ग की एक पहचान बन करके सामने आई, और उस अन्य पिछड़े वर्ग में अछूत होने की जो सामाजिक सांस्कृतिक सदियों पुरानी वंचना थी वही नहीं थी। बाकी जो सामाजिक सांस्कृतिक वंचना है वो जाति के नाम पर इन अन्य पिछड़े वर्गों के साथ इतनी रही कि आज भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई प्रकाश में, उसने 1931 की जनगणना का आंकड़ा लिया और उसमें 52% अन्य पिछड़े वर्ग की बात कही गई, और उस 52% वर्ग को कहा गया कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और उनको 27% आरक्षण दिया गया। तो अब जो 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को मिला, उसके बीच से एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन पैदा होने की जो गुंजाइश बन रही थी वह अधूरी रह गई, और उस अधूरी गुंजाइश की वजह से जो ओबीसी समाज था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, उसमें एक सांस्कृतिक चेतना मुकम्मल रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाई। और तब मैं अन्य पिछड़े वर्ग के उन लोगों से सवाल पूछूंगा कि जैसे मैं अपनी कमी बार बार एक्सेप्ट करता हूं कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से निकल करके आए, हमें नई परंपरा में ये चेतना मिली, लेकिन हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय आए, हमने जेएनयू में अपने दोस्तों के साथ बातचीत की तो खोजना शुरू किया कि आखिर यह आरक्षण भला क्या है, जिसको आज भी तमाम बड़े बड़े प्रगतिशील हिंदी के विद्वान एकेडमिया में आरक्षण को बेहद नकारात्मक ढंग से समझाया जाता है, बेहद उथली समझ है। तो अन्य पिछड़े वर्ग की चेतना तो बनी ही नहीं जो सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना हो सकती थी। राजनीति में वे आ गए और अन्य पिछड़ा वर्ग की पूरी समझ बौद्धिक और सामाजिक सांस्कृतिक एक रूपता लेने के पहले राजनीति में आ गई। तो ये जातियां वे जातियां थी जो श्रमशील जातियां थी, जो कामगार जातियां थी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, किसान जातियां, श्रमजीवी जातियां, छोटे छोटे हाथ से काम करने वाले तमाम जातियां, जिनको अछूत बना करके ब्राह्मणवाद का काम नहीं चल सकता था, इसलिए ये सछूत जातियां थी। इनको अस्पृश्यता का दंश नहीं झेलना पड़ा, लेकिन इनका अपना एक वंचना का इतिहास था जो जाति आधारित था। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना न आ पाने की वजह से मनुवाद और ब्राह्मणवाद का सांस्कृतिक जो शिकार हुआ वो सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ। और तब मैं पूछता हूं कि अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और आपके दिल में ख्वाहिश है कि आप मनुवाद, ब्राह्मणवाद या सत्ता, संसाधन और संपत्ति पर जो अवैध असमान वितरण है उसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहते हैं, तो आपके मन में क्यों यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, लोहिया, फूले, पेरियार, इन पर क्यों नहीं आपने पढ़ा? ये मेरा सवाल है आपसे, और इस सवाल के जरिए फिर हम बातचीत करेंगे। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर मैंने तमाम जो सूचनाएं जुटाई हैं, उन सूचनाओं का आधार फॉरवर्ड प्रेस के सिद्धार्थ जी के कुछ लेख हैं। मूलतः चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर मेरी सूचनाएं कमल भारती के चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली से ली गई हैं, और कुछ कुछ चीजें मैंने बहुत संक्षेप में, चूंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेरा आग्रह यह है कि हम सभी लोगों को जो नायक पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ने दिए जाएंगे। हमें वो लोग सिलेबस ऐसा बनाएंगे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग राष्ट्र के मसीहा बनकर के पढ़े पढ़ाए जाएं, जिनमें घोर वैचारिक अंतर्द्वंद है, विडंबना है, और वो दक्षिणपंथी विचार की तरफ खड़े होते हैं। और हमें सिलेबस में पेरियार ललई, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु नहीं पढ़ने को मिलेंगे। शायद हम आने वाला वक्त ऐसा बना पाए कि जिस संविधान का राज हम चाहते हैं, तब जब वो राज बने
तो शायद सिलेबस में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पढ़ाए जाएं और हिंदी के विद्यार्थियों को यह पढ़ने को मिले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का वैचारिक प्रतिद्वंदी कोई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु तो नहीं था। छायावाद के वायवीय जो आभा मंडल था जिस पर खूब लिखा पढ़ा गया, उसका काउंटर करने वाला कोई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु था, जिसे इतिहास में दर्ज न करके शायद आपके सिलेबस से बाहर तो नहीं रखा गया। तब हम बनेंगे। लेकिन अभी मैंने बहुत संक्षेप में कुछ सूचनाएं इकट्ठा की हैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर, और उसके बाद हम पेरियार ललई सिंह यादव पर बात करेंगे। 1885 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का जन्म होता है और एक कोटेशन है जिससे मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आदि निवासी बंधु लीजिए यह निज गौरव इतिहास, आर्य जाति ने छल कौशल से जिसका कर दिया था सब नाश, पढ़िए इसे मिटाकर मन की सब दुर्बलता भ्रम तम त्रास, हृदय कमल यह खिला करेगा नवजीवन का दिव्य प्रकाश। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को लेकर के कमल भारती का कोटेशन है कि इन्हें हिंदी साहित्य में कोई नहीं जानता। हिंदी साहित्य में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उनमें किसी में भी उनका नाम दर्ज नहीं है। दरअसल वे जिस धारा के लेखक थे वह पूरी धारा ही हिंदी साहित्य के इतिहास में अनुपस्थित है। यह क्रांति की धारा थी, सामाजिक क्रांति, और उसमें भी वर्ण व्यवस्था के विरोध की क्रांति। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली खंड 1 पृष्ठ 13, संपादक कंवल भारती। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर जब हम बात करते हैं तो एक बात जो सबसे अहम है और जो सबसे जरूरी है वो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि जिस बहुजन शब्द को हम बौद्धिस्ट परंपरा से पाते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परंपरा जो गौतम बुद्ध से चली आ रही थी, और जिसको हम ये मानते हैं कि भारतीय राजनीतिक विमर्शों में जो लोकप्रिय करने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया, उसे उस बहुजन वैचारिकी को व्यवस्थित तौर पर साहित्यिक और सांस्कृतिक धरातल पर जिन शख्सियतों ने उतारा, उनमें सबसे प्रमुख है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। जिज्ञासु ने सबसे पहले हिंदू समाज सुधार नामक संस्था बनाई और उसके माध्यम से वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, छुआछूत और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जन जागरण, इन लोगों का काम यह था छोटे छोटे प्रेस और उसमें लघु पुस्तिकाएं लिखना, लेख लिखना और आम जनता के बीच ले जाकर के यह बात रखना। और एक बात और आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम आज घबराते हैं कि हम दक्षिण पंथ का कैसे मुकाबला करें, हम धर्म के खिलाफ कैसे बोलें। धर्म में आज हमारे समाज का बहुसंख्यक तबका धर्म की गिरफ्त में है और हम राम के खिलाफ कैसे स्टैंड लें। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोल पाते, हम विश्वविद्यालयों में नहीं बोल पाते, हम डरते हैं। लेकिन जब हम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ते हैं, पेरियार ललई को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन शख्सियतों में यह तेवर था कि वो आम जनता के बीच जा करके पूरे तेवर और जोखिम के साथ ब्राह्मणवाद की घनघोर मुखालफत करते हैं। और फिर उस समय जब वो इतनी हिम्मत कर पाए, हम आज इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। हम अपने बचने का रास्ते निकालते हैं कि नहीं, हमारा समाज तैयार नहीं है। भाई समाज तो पेरियार के समय भी तैयार नहीं था, समाज तो ज्योतिबा फूले के समय भी तैयार नहीं था, समाज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय भी नहीं था। तो ये जब चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ये काम करते हैं तब तो वो समाज और ज्यादा मुश्किल में था। लेकिन जब उस समय वो हिम्मत कर पाते हैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाने की, तो हम अपने बचने के लिए दरअसल एक बौद्धिक छलावा करते हैं अपनी पीढ़ियों के साथ। जिज्ञासु ने आदि हिंदू आंदोलन के साथ रहकर जगह जगह घूमकर पीड़ित जनों के साथ मिलकर सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो तस्वीर देखी थी, उसके परिवर्तन के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी और समता मूलक समाज के निर्माण का एक संकल्प लिया और उसको लेकर के अपना सामाजिक जीवन जीते। आदि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पिछड़ी जातियों में कलवार जाति से थे और उस समय का एक प्रसंग मिलता है कि पिछड़ी जातियों के कुछ और नेता इस आंदोलन से जुड़े, जिसमें शिवदयाल सिंह चौरसिया, रामचरण निषाद, चौधरी श्यामलाल धोबी, ये लोग मिलकर के एक बड़ा एका बनाते हैं और जो लोग वैचारिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने का काम करते हैं। और उस समय का एक वाकया मिलता है कि
ये लोग लगातार उस समय एक महत्वपूर्ण बात है, वो वाकया मैं आगे जिक्र करूंगा। बोधानंद का जिक्र किए बिना चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की बात अधूरी होगी। बोधानंद जिन्होंने बाद में जब जिनको भदंत बोधानंद महास्थविर के नाम से जाना गया, जिन्हें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु अपना गुरु मानते थे। बोधानंद बंगाली ब्राह्मण थे और पर ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, दलित वर्गों के लिए काम करते थे और बाद में बुद्ध की शरण में जाकर के भदंत बोधानंद बनते हैं। और उस समय चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने लगातार एक काम किया, जो जिन 4-5 लोगों का मैंने जिक्र किया, फिर से उनका नाम सुनिए, ये गुमनाम नायक हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी ये नहीं जानते। रामचरण निषाद, शिवदयाल सिंह चौरसिया, चौधरी श्यामलाल धोबी और तमाम लोग, ये लोग जब गांधी से मिलते हैं, और ये वाकया है लगभग 1900 गांधी के उस समय आंदोलन में, ये लोग लखनऊ आए हुए थे गांधी, और पूना पैक्ट के बाद का प्रकरण है। बैकवर्ड क्लासेस लीग इन्होंने बनाया था, और इसके ये लोग गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई ओबीसी के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो गांधी ने इनको फिर से वही वादा किया कि हम एक बार देश को आजाद कर लेते हैं, फिर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए आजाद देश में बहुत कुछ करेंगे। और उसके आधार पर इन लोगों ने गांधी के साथ, उसके आश्वासन पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग शामिल हुए। एक वाकया मिलता है, एक जिक्र है कि दलित उनके चंगुल में नहीं फंसे, पर पिछड़े वर्ग के लोग फंस गए। अतः पिछड़ा आंदोलन किसी लक्ष्य पर पहुंचने के पहले ही बिखर गया। आजादी मिलने के बाद पिछड़े वर्ग के जो जुझारू नेता थे, उन्हें कांग्रेस ने लॉलीपॉप देकर खरीद लिया। इसमें शिवदयाल चौरसिया को काका कालेलकर आयोग का अध्यक्ष और राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, और कुछ लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजा गया। जिज्ञासु इस तरह की राजनीतिक चीजों से बाहर रहे। लेकिन एक जो पॉलिटिकल ब्लंडर होता रहा है, और जो बाद में भी हुआ, वो यहां भी हुआ। अब आते हैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की लेखनी पर। इनकी 3 रचनाएं, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खतरनाक रचना मान करके जब्त कर लिया था, उनमें थी स्वदेशी, कौमी बादशाह जवाहरलाल नेहरू और चरखा। इसे जब्त किया गया। 1933 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने भारत के आदि निवासी नाम से एक वृहद ग्रंथ लिखा। ईश्वर और उसके गुंडे, रावण और उसकी लंका, तमाम वे पुस्तिकाएं हैं जो उस समय रेडिकल ढंग से चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु लिखते थे। 1960 में इन्होंने बहुजन कल्याण प्रकाशन की स्थापना की। अब इस बात को समझिएगा कि पिछड़े वर्ग के होकर के भी ये लोग लगातार मुखालफत करते हैं। मैं अभी पेरियार लड़ाई पर आऊंगा तो उसमें भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं, और उनको आज हम लोग पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा धर्म की गिरफ्त में मानते हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को छोड़ दीजिए, आप तमाम और लोगों को नहीं स्वीकार कर पाते तो पिछड़े वर्ग के नायकों को तो स्वीकार करें और उन्हें पढ़ें। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को 40 साल तक इन्होंने हिंदी क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था, जाति भेद और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जन जागरण किया। 100 से अधिक पुस्तकें लिखी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने। अंबेडकर, फूले, पेरियार, रैदास और कबीर से इन्होंने उत्तर भारत की जनता को परिचित कराया। कबीर और रैदास के तमाम जो उनको जीवन को लेकर के कि वो रामानंद के शिष्य थे, वो ब्राह्मण गुरु के शिष्य थे, इन सब को खारिज करते हुए चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु लगातार एक बहुजन वैचारिकी के दृष्टिकोण से नए ढंग से हिंदी साहित्य को भी देख रहे थे, और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर पिछड़े वर्ग के भीतर एक बौद्धिक चेतना का विकास करने के लिए अपनी लेखनी चला रहे थे। 1971 में उन्होंने एक रचना लिखी, बाबा साहब का जीवन संघर्ष। यह वह पुस्तक थी जिसने उत्तर भारत में बहुत तेजी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकप्रिय किया। इन्होंने इस पुस्तक के जरिए लगातार उस पूरी मुक्ति की, आजादी की लड़ाई जो बहुजन चेतना की थी, जो लगातार अंबेडकर की लेखनी में थी, उसे उन्होंने उत्तर भारत की जनता से परिचित कराया। फिर उन्होंने अंबेडकर की तमाम रचनाएं, मसलन शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, जाति भेद का उच्छेद, नागपुर का भाषण, रानाडे, गांधी और जिन्ना, भारत में जातिवाद, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया,
अछूतों की विमुक्ति और गांधी तथा भारत विभाजन और पाकिस्तान, इन सारी रचनाओं का अनुवाद चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने करके छोटी छोटी बुकलेट में घर घर बांटने के लिए काम किया। और आज हम देखते हैं कि हम लोग इन चीजों में चूक जाते हैं। इसलिए ये सामाजिक न्याय की पाठशाला में मैंने इस शख्सियत को आपसे परिचित कराने का काम किया। मैं बहुत छोटा सा परिचय दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम भी पढ़ें और आप भी पढ़िए, और हमारे बीच के जो शोधार्थी, जो लोग इसे पढ़ने और इस पर काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करिए। हम भी कुछ काम कर सकें तो करिए। ये वो ताकतें हैं जिनको इतिहास लेखन से नजरअंदाज कर दिया गया और वैचारिकी है। और आज आप देखिए सबसे ज्यादा आप किस बात के शिकार हैं बहुजन वैचारिकी में? दलित बनाम ओबीसी। आज दलित बनाम ओबीसी की पूरी वैचारिकी को इसलिए हम झेल रहे हैं क्योंकि हमने अपने नायकों को पढ़ा ही नहीं। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु बहुजन की बात करते हैं तो मान्यवर कांशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहां अलग हुए चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई यादव? लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से ब्राह्मणवादी साजिश हमारे बीच में काम करती है और हम आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। 1968 में ईवी रामासामी पेरियार जब दक्षिण भारत में बड़े आंदोलनकारी चेहरे के रूप में उभर चुके थे, अल्पसंख्यक सम्मेलन में भाग लेने लखनऊ आए थे और उस समय उनकी 4 पुस्तकें बहुत चर्चित हो गई थी, जिनमें से एक थी अ ट्रू रीडिंग ऑफ रामायणा और उनकी अन्य 3 पुस्तकें उनकी जीवनी, फिलॉसफी और सामाजिक क्रांति से संबंधित थी। इनमें अ ट्रू रीडिंग ऑफ रामायणा का हिंदी अनुवाद अभी हम लोग जिक्र करेंगे सच्ची रामायण के नाम से पेरियार ललई सिंह यादव ने किया। बाकी 3 पुस्तकों को चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने अनुवाद किया और एक ही जिल्द में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर नाम से 1970 में प्रकाशित किया। 1966 में इन्होंने लोकशाही बनाम ब्राह्मणशाही नाम की एक बहुत बहुत जरूरी किताब लिखी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने। करीब 62 पृष्ठों की यह किताब 9 अध्यायों में विभाजित है। इसमें उन्होंने विस्तार से लोकशाही यानी जिसे हम आज की भाषा में लोकतंत्र कहते हैं और ब्राह्मणशाही यानी जो मनुवादी ब्राह्मणवादी परंपरागत समाज है उसके बीच के तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने आजादी के बाद स्थापित भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकता पर जो लिखा है वो उनके खंड 4 पृष्ठ 35 में जो कमल भारती जी के ग्रंथावली चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु से उसके मैं कोट करता हूं, ये कोटेशन आप पढ़िए। यद्यपि कहने को भारत में लोकशाही है लेकिन हकीकत में यहां लोकशाही पर कई शाहियां ऐसी लदी हैं कि बेचारी लोकशाही का दम घुटा जा रहा है। जितने भी नायक थे दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके से, इन लोगों ने बेहद सामान्य सहज भाषा में जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें इतनी मजबूत वैचारिकी की मुखालफत की और उसे जन जन तक पहुंचाया। तो सामंतशाही, पूंजीशाही, अमलाशाही, नौकरशाही, नेताशाही इत्यादि और सबकी नानी अम्मा धमधूसर ब्राह्मणशाही है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की भाषा देखिए। इससे वे लोग निस्संदेह दुखी हैं जिनके हृदय भारत में लोकशाही स्वतंत्रता आ जाने से खिल उठे थे। कौन लोग थे वो लोग? दलित, पिछड़े, आदिवासी। जब नया भारत बन रहा था तो सबसे ज्यादा मुक्ति की आकांक्षा किसे थी? जो सदियों से गुलाम था। और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु लिख रहे हैं और हमने उनको पढ़ा ही नहीं, इतिहास में दर्ज नहीं किया। वेयर इज आइडिया ऑफ इंडिया, कंप्लीट आइडिया ऑफ इंडिया? हमारी आइडिया ऑफ इंडिया में खोट है, एकांगी। भारत की सामाजिक दशा की गहरी पड़ताल कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि देश में ब्राह्मणशाही का बोलबाला है। उस समय यह तेवर था चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का। शायद इतना कड़ा तेवर होने के चलते ही जैसे आज हम लोग अगर जाति की बात करते हैं, हमारे तमाम साथी हैं विश्वविद्यालयों में लिखने पढ़ने वाले हैं, उनको जातिवादी कहा जाता है। अगर वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वो सीधे जातिवादी हो जाते हैं। इसीलिए तो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जानते ही नहीं। और पिछड़े वर्ग के लोगों ने चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ा ही नहीं। वो अपने को कृष्ण का वंशज साबित करने में सारी ऊर्जा लगाते रहे, क्षत्रिय होने में सारी ऊर्जा लगाते रहे। और अभी हम आएंगे और ये चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई यादव तो कहते हैं क्षत्रिय का मतलब क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय का मतलब किसान जातियां, कामगार जातियां, श्रमशील जातियां, जिन्होंने इस देश के जमीन में से अन्न पैदा किया, इस देश को बनाया। और हम छत्री, ये ब्राह्मणवादी साजिश है। और आज हम लोग ब्राह्मणवादी साजिश के चलते दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा खड़े हो जा रहे हैं। तो ये चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई यादव हमारी इस चेतना के निर्माण में काम करेंगे। एक और कोटेशन देखिए। ब्राह्मणशाही का आतंक इस देश में इतना प्रबल है
कि शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेने वाले महात्मा गांधी भी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया, उससे बहुत डरते थे और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए रामधुन का लटका निकाल लाया था। मुखालफत करने का यह तेवर था कि वो ये जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं वो गांधी से टकराते थे। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ब्राह्मणवाद की मुखालफत जिस तेवर और जिस हिम्मत और तार्किकता से की, यह इस पूरे प्रकरण में हमें उपेक्षित करने के लिए मजबूर करती है कि इसी वजह से तो ब्राह्मणवादी इतिहास लेखन में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु नेग्लेक्ट कर दिए गए। फूले, पेरियार, अंबेडकर को अपना नायक मानने वाले चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने टर्मिनोलॉजी गुलामगिरी के ज्योतिबा फूले के लिए कि शूद्र और अतिशूद्र, हम पिछड़े और दलित सब तबके के लोग शूद्र और अतिशूद्र हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जेंडर डिस्कोर्स। मेरी बात ध्यान से समझिए दोस्तों, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय के ऊपर वैचारिक हमले ब्राह्मणवाद के होंगे, वे हमें जातिवादी कहेंगे, लेकिन हमें यह साबित करना है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है आर्थिक न्याय, और सामाजिक न्याय का अर्थ है सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय। केवल आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं है। पढ़िए चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को और पढ़िए कि लैंगिक न्याय के लिए वो क्या करते हैं। एक कोटेशन मैं पढ़ रहा हूं, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एक करके बहुजन चेतना की बात करते थे। अगर ओबीसी समाज चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ा होता तो ब्राह्मणवाद की गिरफ्त से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता। देखिए जेंडर को लेकर के क्या कोटेशन है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, नारी जीवन और नारी जीवन की कहानी, और वे लिखते हैं विकासवादी सिद्धांतों का कहना है कि आदिम काल में पुरुष और स्त्रियां दोनों स्वतंत्र थे, कोई किसी के अधीन नहीं था, केवल मैत्री हो जाती थी, किंतु नारी नर की दासी नहीं बनी थी। स्त्री पुरुष दोनों अपना आहार स्वयं अर्जित किया करते थे। ये इनके ग्रंथावली के पृष्ठ संख्या 147 पर संग्रहित है। यानी लगातार सामाजिक न्याय का हर पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामासामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, राम मनोहर लोहिया, और आज हम बात कर रहे हैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास में केवल बौद्ध काल और उपनिषद काल ऐसे समय मिलते हैं जब स्त्रियों ने राहत की सांस ली, किंतु यह समय केवल 500 वर्षों तक था। उसके बाद फिर हिंदू व्यवस्थापकों ने अपने कठोर विधानों और रंग बिरंगी मोहक बातों से स्त्रियों को अपनी दास्तां में जकड़ लिया। दोस्तों, इस बात को हम तर्क से ही स्थापित कर सकते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया की एकांगीपन को इसी तरह से चुनौती दे सकते हैं। हमारी अज्ञानता का फायदा ब्राह्मणवादी हेजेमनी अपने को स्टेब्लिश करने में ले रही। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के इस लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय और एक मुकम्मल मुल्क बनने की जो पूरी संकल्पना थी, इसको हमने खारिज कर दिया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। और वे तो हमें इतिहास में पढ़ने नहीं देंगे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को। और जो मूवमेंट खड़ा हुआ था उत्तर भारत में उस समय, उस मूवमेंट तक को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। बुद्ध की बहुजन अवधारणा को आधुनिक काल में नए दृष्टिकोण से, नई एकजुटता से, वैचारिक मुकम्मलपन से जो उत्तर भारत में स्थापित किया, उसमें सबसे अहम नाम है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का। हिंदी साहित्य के तमाम पुंगापंथी ब्राह्मणवादी धारणाओं को बहुजन वैचारिकी के दृष्टिकोण से चुनौती देने का काम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का है। काका कालेलकर कमेटी जो बनी, उसमें ओबीसी को किस तरह से हक हुकूक मारे जाने की जो साजिश थी, उसको पहचानते हुए चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने एक एक प्रावधान की विस्तार से तार्किक आलोचना के, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल कमीशन के नाम पर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले तमाम लोग सवर्ण और छत्री बनने बैठे हैं, दलितों के खिलाफ जहर उगलने में बैठे हैं। अगर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ते तो देखते कि इस नायक को आज तो घर घर पहुंचाने की जरूरत है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की इस बहुजन अवधारणा को कल्पना करिए, कलवार जाति का एक व्यक्ति
किस बात की? कहीं नफरत नहीं मिलेगी। वो एकजुटता की बात कर रहा है। लैंगिक न्याय यानी महिलाओं को, वो कहते हैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु में पेरियार और ज्योतिबा फूले का वो तेवर है कि स्त्रियों को गुलाम बनाने के लिए ही तो ये आभूषण और तमाम चीजें डाली गई। तो उस पेरियार की अवधारणा को, फूले की अवधारणा को उत्तर भारत में जिन लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ चुनौती बनाकर पेश किया, उन्हें इतिहास ने निर्मम ढंग से खारिज कर दिया। ओबीसी के जाति के लोगों और जो प्रगतिशील सवर्ण लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह देश मुकम्मल बने, सबका बने, तो ओबीसी के बारे में ओबीसी क्यों खोजे भाई? क्या आप, अगर आप सवर्ण हैं तो आप ये नहीं खोजना चाहेंगे कि सबके हकूकों की, बराबरी की, लैंगिक न्याय की, ब्राह्मणवादी मुखालफत की बात जिसने की, वो इस देश का नायक बनना चाहिए, वो राष्ट्र का प्रतीक बनना चाहिए? तो राष्ट्र नायक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु क्यों नहीं होंगे? ये सवाल मेरा है। और इस सवाल के साथ मैं आपको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के बारे में और पढ़ने और सोचने की सलाहियत के साथ ललई सिंह यादव पर बात करने की शुरुआत करूंगा। पेरियार ललई सिंह, जे.एन. आदित्य ने एक जीवनी लिखी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाप्राण करमवीर पेरियार ललई सिंह। और जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में जिक्र किया, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत मतलब प्रखर शोधार्थी हैं, मेहनती हैं, धर्मवीर यादव गगन। धर्मवीर पिछले लंबे वक्त से बहुत जमीनी स्तर पर जा करके सूचनाएं इकट्ठा किया। उन्होंने विस्तार में पेरियार ललई पर एक ग्रंथावली संपादित कर रहे हैं जो संभवतः 4 भागों में आने वाली है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर वो ग्रंथावली आए तो आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं पेरियार ललई सिंह के बारे में कुछ बुनियादी बातें, जिसका आधार मैंने इस किताब को बनाया है और कुछ मैंने इंटरनेट से जो सूचनाएं। और इंटरनेट पे आप एक सवाल और, पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में विकिपीडिया पेज खोजिए, कुछ नहीं मिलेगा। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के विकिपीडिया पेज पर कुछ नहीं मिलेगा। और आप जाके देखिए, गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार और सावरकर, सब पर विकिपीडिया भरा पड़ा है। और आज बहुजन तबका अपने नायकों पर विकिपीडिया पर एक पेज नहीं बना पाया। ये मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं खुद इस अपराध बोध में मैं शामिल हूं। और मैं इस सामाजिक न्याय की पाठशाला के जरिए आपसे भी एक आग्रह करता हूं, अगर आप बहुजन तबके के हैं तब तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हिरणों का इतिहास शिकारी नहीं लिखेंगे। अगर लिखना होता तो गांधी जाति का उच्छेद लिखते, अंबेडकर न लिखते, गुलामगिरी फूले न लिखते। देखिए, जो दर्द है ना जिसका, वो ज्यादा मुकम्मल समझ सकता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम विकिपीडिया पेज, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ललई यादव पर एक विकिपीडिया पेज तो मुकम्मल बने। और फिर उस पर सुनिए एक कोटेशन ललई यादव का। बलिदान सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, पादप मतलब पौधे, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। और इस पूरे तेवर के साथ जो शख्सियत उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, और जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद यह घोषणा की कि मैं अपने नाम के आगे से यादव हटाता हूं, इसलिए मैं भी अपने संबोधन में मैंने यादव शब्द का जिक्र केवल इसलिए किया कि पेरियार ललई सिंह के बारे में सबसे पहले मैं उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ने की बजाय मैं वह पढ़ना चाहूंगा कि जिस तबके के बीच से आते थे पेरियार ललई, उन्होंने पिछड़े तबके यानी अपने तबके, यादव तबके के लिए और पिछड़े समुदाय के लिए क्या लिखा है। कुछ कोटेशन पढ़ूंगा और तब यह बात कहूंगा कि उन्होंने अपने नाम के आगे से यादव हटाया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और किस्सा यह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाह रहे थे, उसी समय खुद पेरियार ललई यादव वहां पर जाकर के उनके साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो वहां नहीं जा पाए और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। पिछड़े तबके के लिए पेरियार ललई क्या लिखते हैं? शर्म आनी चाहिए उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो अपना काम धंधा छोड़कर बहुमूल्य समय नष्ट करते हुए
20-20 दिनों तक अपने कंधों पर कांवड़ लादे पैदल गली गली में बम भोले की आवाज लगाने वालों से लेकर ब्रिज की लठमार होली में सम्मिलित होने वाला समाज कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। अगर यही कीमती समय अपने काम धंधे में लगाएं और साहित्य के अध्ययन में लगाएं तो शीघ्र ही स्वयं नव उन्नति की ओर बढ़ेगा और अपने दबे कुचले समाज को जागृत करने में भी कामयाबी मिलेगी। पिछड़े तबके के लोगों को पेरियार ललई क्या लिखते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। बहुजन हिताय पेरियार ललई सिंह यादव और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु दोनों पेरियार, जो दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इनसे बहुत प्रभावित थे। इनमें से अभी हमने जिक्र किया कि सच्ची रामायण का अनुवाद पेरियार ललई ने किया और बाकी 3 बड़ी पुस्तिकाओं का अनुवाद पेरियार की चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने किया। इसलिए, और दोनों बहुजन यूनिटी की बात करते थे, दोनों का संकल्पना एक मुकम्मल मुल्क बनाने की, बहुजन यूनिटी मतलब समझते हैं ना, 85% से 90% हिंदुस्तान भारत, जिसकी बात आइडिया ऑफ इंडिया में शायद कहीं खो गई है। जाति पर बात करने वालों को जातिवादी कहा जाएगा। इसलिए आज जरूरत है, अगर हम वाकई एक आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं तो पेरियार ललई की सच्ची रामायण घर घर पढ़िए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पीडीएफ है सच्ची रामायण, जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, और जिस रामायण सच्ची रामायण के लिखने के 1 साल के भीतर कोर्ट में मुकदमा होता है, और उसका जिक्र मैं कर ही दूं, और उस मुकदमे के बाद इनको कोर्ट में 1968 में ललई ने द रामायणा अ ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण के नाम से किया। छपते ही इसने उत्तर भारत में धूम मचाई, लेकिन साल भर के अंदर इतना विरोध ब्राह्मणवादी लोगों का हुआ कि इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। और उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। वहां एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की, और 19 जनवरी 1971 को जस्टिस ए कीर्ति ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए और यह कहा कि इसको जो 300 रुपए इनके इस मुकदमे में खर्च हुआ है, वह 300 रुपया पेरियार ललई को वापस किया जाए, और इनके इस किताब से जो बैन था वो हटाया गया। और फिर पूरे उत्तर भारत में पेरियार ललई बेहद लोकप्रिय होते हैं और सच्ची रामायण पढ़ी जाती है। बाद में फिर इस पे बैन लगा और तमाम दिक्कतें वो हो गई। तो मैं जो बात कर रहा था वो पूरा कर लूं कि पेरियार को उत्तर भारत में, और आज भी कह रहा हूं, उत्तर भारत को एक पेरियार की जरूरत है। ओबीसी की राजनीति सत्ता तक आ गई, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और तमाम लोगों का था, वो कहीं खो गया है। आज जब संघी दक्षिण पंथ हमारे ऊपर चौतरफा हमला कर रहा है, आज तो हम शायद फिर अंबेडकर और पेरियार के दौर में जा रहे हैं जहां हमारे ऊपर सीधे लिंचिंग हो रही है। हमें शायद पेरियार काम आएंगे, और उसमें भी ओबीसी तबका। सुनिए, ओबीसी तबके के लोगों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूवमेंट, उस विचारधारा से जुड़ जाइए और साहित्य का गहन अध्ययन स्वयं और बच्चों को कराइए, और मनुवाद के चंगल से छूटकर स्त्रियों और पुरुषों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक संघर्ष करके दिलाइए। पिछड़ा वर्ग हिंदू धर्म को बढ़ावा और चलाने वाला पिछलग्गू समाज है। अभी मेरे पास यही किताब है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर मुकम्मल किताबें आएंगी तो मेरी दिलचस्पी इन बातों को और विस्तार में पढ़ने में होगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में अन्य वर्गों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, तथा ये काफी संपन्न भी हैं। यदि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मानसिकता दास्ता को छोड़ दें तो अन्य वर्गों को वो पीछे छोड़ सकते हैं। यही वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग पाखंडवाद, अंधविश्वास में पूर्ण रूप से अपनी आस्था श्रद्धा रखने वाला समाज है, जो आगे चलने की बजाय उल्टा पीछे की तरफ जा रहा है। पेरियार ललई कह रहे हैं। और आज हम खुद को क्षत्रिय वंशज, कृष्ण वंशज, शूद्र कहने में हम अपने को दिक्कत तलब कहते हैं। अरे गुलामगिरी पढ़िए,
छत्री का अर्थ क्षेत्रीय। मैं अभी कोट करता हूं और इसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा पेरियार ललई के इस बात को, जो हमारे उस छत्री होने के भ्रम को तोड़ेगी। पिछड़े वर्ग के वीर वीरांगनाओं के बारे में इन्होंने कहा कि बुद्ध खुद पिछड़े वर्ग की शाक्य जाति थे, जिन्हें ब्राह्मणवादी कहते हैं कि वो गलत थे, उनको छत्री बनाना गलत है। वो कहते हैं छत्री का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी क्षेत्रीय का मतलब होता है खेत का मालिक। यानी ये सब किसान कामगार जातियां हैं, किसान कामगार जातियां जिन्हें छत्री। और आज आप सारे ओबीसी खुद को छत्री मान रहे हैं। भले दिक्कत होगी, हमारी जिम्मेदारी थी ना पेरियार ललई को, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को, खुद ईवी रामास्वामी पेरियार, फूले, रामस्वरूप वर्मा को घर घर ले जाने की। इस कोटेशन को घर घर ले जाइए। छत्री यानी क्षेत्रीय, यानी खेत का मालिक, खेत के स्वामी। और किसान क्षेत्रीय का अपभ्रंश हो गया। और इसी किसान जातियों में पेरियार ललई किनका किनका जिक्र करते हैं, मैं केवल नाम ले रहा हूं। इन्होंने महामना ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, और उसके बाद कहते हैं ये लोग फूले यानी फूल माली जाति के थे। शाहू जी महाराज जो कुर्मी जाति से थे, उनका विस्तार में लिखते हैं पेरियार ललई। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के थे। बाबा गाडगे महाराज जो धोबी समाज के थे, और जो बाबा गाडगे जो अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े को लेकर के चकत्ती बना करके पहनते थे। तो उनसे लोग पूछते थे बाबा गाडगे से कि ये आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो वो कहते हैं ब्राह्मणवाद के चलते मेरा समाज तितर बितर हो गया, मुझे इस पूरे समाज को जोड़ना है और ये कपड़ा मेरा जोड़ने का प्रतीक है। कितने बहुजन इसको जान पाए भाई। ये अब तो वक्त है पढ़ने और पढ़ाने का। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जो चरवाहा जाति के थे। वीरांगना पन्ना दाई का जिक्र किया है। उसके बाद इन्होंने नाई समाज के पूरे योद्धाओं का जिक्र किया है। अहिल्याबाई होलकर जिन्हें वो कहते हैं भेड़ बकरियों का पालन करने वाली जाति से आती थी। फूलन देवी मल्लाह जाति की आती थी। और फूलन देवी सबसे ज्यादा हिकारत से देखी जाने वाली नायिका थी। पेरियार ललई लगातार इस बात को उठाते हैं। रामस्वरूप वर्मा की बात करते हैं, अर्जक संघ की बात करते हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात करते हैं, और नारों की बात करते हैं। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता संसाधन के बराबर के वितरण की लड़ाई है। इसलिए यह आधुनिक मार्क्सवाद है और भारत को मुकम्मल बनाने का असली विचार है। इसलिए पेरियार ललई सिंह यादव पर बात करनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने ये बातें कही। और एक बात, राम की बात जब करते हैं, सच्ची रामायण की बात करते हैं, जो तेवर दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का था, तो रावण की पूजा करते हैं। पेरियार के बारे में इसी सामाजिक न्याय की पाठशाला में मैंने पहले आपको जिक्र किया है। पेरियार काला कपड़ा पहनते थे उस दौर में, जिस दौर में गांधी का प्रभाव था। स्वराज की हिमायती लोग सफेद कपड़ा पहनते थे। ईवी रामास्वामी पेरियार काला कपड़ा पहनते थे और वो ये कहते थे कि यह जो मुल्क है ये यहां के निवासियों का है, और ये जो राक्षस जिन्हें आपने कहा, आपने यहां के निवासियों का अपमान किया और ब्राह्मणवादी नायकों को थोपा है। राम का पुतला फूंकने का काम करते थे। यह तेवर था ईवी रामास्वामी पेरियार का, और वही तेवर उत्तर भारत का पेरियार कहे जाने वाले ललई जी में था। भारत सरकार से अनुरोध है, ललई लिखते हैं, भारतीय संविधान के विरुद्ध साहित्य का प्रचार, प्रकाशन और बलिवध व रावणवध जैसी राष्ट्रीय एकता रामलीला को तुरंत बंद किया जाए। आज तो रामायण कोरोना काल में घर घर पहुंचाया जा रहा है। काश अगर हम लोग ईवी रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले से लेकर के पेरियार ललई तक के लोगों को पढ़े होते और अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच पढ़ाए होते, तो हमारे तबके के लोग कांवड़ ढोने, मंदिर मंदिर आरती करने, सत्यनारायण भगवान की कथा कहने, और आज कोरोना काल में रामायण और महाभारत देख करके लालोट होने के बाद नहीं आते। ओबीसी का आरक्षण छीन लिया,
नीट की परीक्षा में 0 आरक्षण है ओबीसी का। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट हर जगह ओबीसी आरक्षण खत्म करता जा रहा है, और हम विष्णु मंदिर, छत्री, भाई रामा स्वामी नायकर पेरियार से लेकर के एक बार सच्ची रामायण पढ़िए। क्या लिखते हैं? राम को कातिल लगते हैं। यदि गांव गांव गली मोहल्ले में भी नारी अपहरण का मामला संयोगवश हो जाता है तो समझदार लोग ऐसी घटनाओं को ढकने का प्रयास करते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया और सीता के साथ बदसलूकी की मात्र एक बार ही, तो क्या इस घटना को ढका नहीं जा सकता था? किंतु शासक जाति के लोग तो प्रतिवर्ष एक ब्राह्मण राजा द्वारा एक क्षत्रिय विवाहिता का अपहरण रामलीलाओं में करवाते हैं और सीता के साथ बदसलूकी का खुला प्रदर्शन करते हैं। फिर भी क्षत्रियों का खून नहीं खोलता, बल्कि गर्व महसूस होता है। इसलिए भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि इस रामलीला को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कर देने का फैसला करना चाहिए। आज हम लोग कैसे उस तरह के 50 साल पहले के डिस्कोर्स में फंसते जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है और हम एक नया पुराना डिस्कोर्स, हमें एक इक्वलिटी की बात करनी होगी। पिछड़ा वर्ग न जाने मर्म, पिछड़े वर्ग को फिर से संबोधित कर रहे हैं और इस लेख को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, फिर एक ही वर्ग बचता है शूद्र। पिछड़े वर्ग के लोगों गंभीरता से इस बात को सोचिए। अगर आप ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, फिर एक ही वर्ग बचता है शूद्र। ये पेरियार ललई सिंह यादव लिख रहे हैं। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग है, किंतु हैरत की बात है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अपने को शूद्र मानता ही नहीं। वह अनुसूचित जातियों को शूद्र मानता है, जबकि अनुसूचित जातियां वर्णबाह्य है। धर्म ग्रंथ इन्हें अंत्यज भी कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अनुसूचित जातियां अपने को शूद्र मान बैठी। एक डिलेमा है। मैं इस सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़े हर एक शख्स को कहता हूं, अगर आप ओबीसी समाज के हैं ना, एक बार पढ़िए मित्र, अपने इस पूरे ग्रंथ को पढ़िए। आप शिव की पूजा में लगे हुए, आप मंदिर जा रहे हैं, मंगलवार व्रत रहते हैं, आप कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। भाई 50 साल पहले की जो पीढ़ी है, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको हम नहीं बदल सकते। नई पीढ़ी तो कम से कम अपना इतिहास जाने। हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम शूद्र नहीं है, तो कृषक, कामगार और श्रमजीवी जातियां शूद्र हैं और अंत्यज है जो अस्पृश्य है, वर्णबाहर। पेरियार ललई यादव, क्यों नहीं आपने इसे पढ़ा? पेरियार ललई के बारे में कुछ बातें मैं बताऊं जो जिसके साथ मैं इस बात को जिक्र करूंगा और खत्म करूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना 24 अप्रैल 1948 को बाबा साहब अंबेडकर बेगम हजरत महल पार्क में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा को संबोधित करने वाले थे। अन्य पिछड़े वर्ग के नेता चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु आदि उनसे मिलने गए और उनसे सवाल किया कि अन्य पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए आप क्या करेंगे। और इस घटना का जिक्र चमचा युग में भी है, मान्यवर कांशीराम के, इसको पढ़िएगा। जो ओबीसी वर्सेस दलित हो गया है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि एकजुट करने की। अंबेडकर, कांशीराम, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार, लोहिया सब एक बात कह रहे थे और वो एक एका है, वैचारिक एका है। डॉक्टर अंबेडकर ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एक मंच पर आ जाएं, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री इनके जूते का फीता बांधने में, खोलने में गर्व करेंगे। कर छोड़ देते हैं, चलिए एक अतिवाद है, उस समय की बात कही होगी, लेकिन आज तो ये जरूरत थी ना कि आज आप हिंदू धर्म की मानसिक गुलामी सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग कर रहा है। ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी, इसलिए इसकी दिक्कत सामने आई। कुछ तथ्यों के साथ पेरियार ललई सिंह यादव पर बात और करूं। इनका जन्म कानपुर के झींझक में हुआ था, कठारा गांव में। पिता गज्जू सिंह आर्य सामाजिक प्रभाव थे, जनेऊ पहनते थे और एक बार उनका जनेऊ किसी ने तोड़ दिया तो वो चौराहे पर खड़े होकर के फिर से गए और कहे कि ऐसे कैसे। पिछड़े वर्ग के भीतर एक तेवर है कि वो लड़ सकता है, इसीलिए ओबीसी का आरक्षण, पिछड़े वर्ग का आरक्षण कभी ब्राह्मण और सवर्ण समाज, प्रगतिशील समाज ने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि किसान कामगार जातियां थी, इनके पास कुछ संसाधन है, सामाजिक रूप से एक सांस्कृतिक अतीत है थोड़ा, लेकिन हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि जाति के नाम पर श्रमजीवी, श्रमशील कामगार जातियां उपेक्षित कर दी गई थी। इसलिए उस समय जिस पृष्ठभूमि में आते हैं ललई सिंह, 1933 में वो ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही के तौर पर भर्ती होते हैं और वहां भी जाके विद्रोह की बात करते हैं।
और कांग्रेस के स्वराज आंदोलन का समर्थन करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत में वो जुर्म था, 2 साल के लिए बर्खास्त किए जाते हैं और फिर अपील की और फिर बहाल होते हैं। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ये नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की, पेरियार ललई ने, और उसकी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनते हैं। पुलिस कर्मियों की समस्याओं को उठाते हैं, उच्च अधिकारियों से लड़ते हैं। अमेरिका में लाला हरदयाल के नेतृत्व में जब गदर पार्टी बनी और उन्होंने किताब लिखी थी सोल्जर ऑफ द वॉर, तो हिंदी में ललई सिंह ने उसी तर्ज पर 1946 में किताब लिखी सिपाही की तबाही, और जिसमें जो टाइप करके वो बांटते थे वो प्रकाशित नहीं हुई, और फिर अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने उस किताब को जब्त कर लिया। सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में है, और ये कहा जाता है कि जैसे ज्योतिबा फूले ने किसान का कोड़ा लिखा, अछूतों की कैफियत लिखी, उस दर्जे की किताब थी। 29 मार्च 1947 को फिर से पुलिस महकमे में विद्रोहों के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और 5 साल के लिए सश्रम कारावास हुआ। 9 महीने तक जेल में रहे, और जब भारत आजाद हुआ तो ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के ग्वालियर से अपने गांव झींझक आ गए और वहीं आजीवन रहे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय बनाया, उस अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया जिसका नाम रखा सस्ता प्रेस। नाटक लिखने की जो कला थी उसको देखा जा सकता है कि उन्होंने 5 नाटक लिखे पेरियार ललई ने, अंगुली माल नाटक, शंभूक वध, संत माया बलिदान, एकलव्य और नाग यज्ञ नाटक। संत माया बलिदान सबसे पहले स्वामी अछूतानंद ने 1926 में लिखा था, जो अनुपलब्ध था। ललई जी ने उसे लिख करके फिर से प्रकाशित करवाया। गद्य में 3 किताबें बहुत महत्वपूर्ण मिलती हैं पेरियार ललई की, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें पेरियार ललई की मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक रॉकेट मतलब छोटे छोटे लेख लिखे, और हिंदू नायकों, हिंदू संस्कृति का बहुत कड़े तार्किक तेवर में मुखालफत की, और हिंदी साहित्य में जो तेवर लगभग नजरअंदाज था, और उस तेवर को किस तरह से वो सामने लाते हैं। 1967 में पेरियार रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत के पेरियार के एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में लखनऊ आए थे, और फिर उसमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के साथ इनकी मुलाकात होती है और फिर सच्ची रामायण का अनुवाद करते हैं। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, द रामायण अ ट्रू रीडिंग में पेरियार रामास्वामी नायकर ने संदर्भ नहीं दिए थे, तो ललई यादव ने एक अलग किताब लिखी, सच्ची रामायण की चाबी, जिसमें संदर्भों और साक्ष्यों के हवाले से सच्ची रामायण को समझने की बात कही गई। उसके बाद 24 दिसंबर 1973 को पेरियार की मृत्यु के बाद एक शोक सभा होती। बहुत दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूं कि इनको क्यों पेरियार कहा गया, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 14 दिसंबर 1973 को जब पेरियार की दक्षिण भारत में मृत्यु होती है और एक विशाल सभा बुलाई गई और ललई जी को भाषण देने के लिए वहां बुलाया गया। परिनिर्वाण प्राप्त पेरियार की श्रद्धांजलि सभा में दिए भाषण पर दक्षिण भारतीय मुग्ध हो गए। उनकी श्रद्धांजलि सभा में उनके भाषण की समाप्ति पर यह नारे लगाए गए, अब अगला हमारा पेरियार ललई सिंह। पेरियार रामास्वामी नायकर का दूसरा नाम पेरियार ललई सिंह, और इस तरह एक स्लोगन, यानी कोई एक व्यक्ति या खुद ही अपना नाम नहीं रख लिया, आम आवाम से मिला तमगा है पेरियार का। ये तमगा मिला तेवर और वैचारिकी के नाते, ये तमगा मिला अपनी रेडिकल रैशनल थिंकिंग के नाते, और हमने उन्हें अपने पूरे दृष्टिकोण से लगभग नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है कि अगर पेरियार रामास्वामी नायकर को हम नहीं पढ़ पाए, अगर हम फूले पेरियार को नहीं पढ़ पाए, हम पिछड़े तबके के लोग हैं, और हम अगर इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ पाए तो क्या करेंगे। कमल भारती के सिद्धार्थ जी का लेख है, उससे मैं कोटेशन के साथ 7 फरवरी 1993 को पेरियार ललई सिंह का निधन होता है। इस कोटेशन के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। उनके नाटकों और साहित्य में उनके योगदान के बारे में कमल भारती लिखते हैं
कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया था। यह नया विमर्श था जिसका हिंदी साहित्य में अभाव था। ललई सिंह इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की, उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नव जागरण किया। और आपसे जाते जाते यही आग्रह, आपके जहन में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारे अकादमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर के बौद्धिक समाज के बीच में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो अधूरा है। और ब्राह्मणवादी इतिहास लेखन के चलते दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाजों के भीतर नाहक एक अंतर विरोध खड़ा किया गया। बेशक उसका सामाजिक आधार हो सकता है कि जमीन की लड़ाई कुछ ओबीसी तबके में और दलित तबके में हो सकती है, राजनीति की लड़ाई हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक लड़ाई असंभव है। और वह लड़ाई केवल इसलिए सफल है क्योंकि हमारी अज्ञानता का फायदा कुछ चंद नए नए ब्राह्मणवादी उठा रहे हैं। नए नए आलोचक बनते हैं, नए नए पाठक बनते हैं, और वो खुलेआम फेसबुक पर लिख देते हैं, प्रोफेसर है और खुलेआम लिख देते हैं कि दलितों का शोषण सबसे ज्यादा ओबीसी ने किया। शायद मैं जो समझ पा रहा हूं वो उनकी दो तरफा साजिश है कि हम कांशीराम अंबेडकर के साथ ईवी रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ ललई यादव और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को कहीं एकजुट करके वह मुकम्मल बहुजन वैचारिकी न खड़ा कर दें जो ब्राह्मणवाद को ध्वस्त कर दे। इसलिए पढ़े लिखे तबके को और खास तौर पे ओबीसी तबके को बार बार मेरा अनुरोध है, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मान्यवर कांशीराम की चमचा योग, गुलामगिरी, ईवी रामास्वामी पेरियार, लोहिया, हिंदू बनाम हिंदू पढ़िए, ब्राह्मणवाद से लड़िए, वरना आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जाते जाते वही कोटेशन पेरियार ललई का, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।